गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ने हैं बायोमोलिक्यूल। इसी टॉपिक के सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। देखो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम जो मैटर पढ़ चुके हैं वो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक दिए हुए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है अगर है तो उसके इंडिकेशन देखें और वहाँ से आप वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी क्लास का आपको रिव्यू देखना है आप देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल के अंदर इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ये 4th क्लास है। 3 क्लासेस के अंदर अपन ने बायोमोलिक्यूल क्या है, सेल क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर हमने ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज की काफ़ी सारी रिएक्शन पढ़ी है। कल का जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन था, लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द वही रिएक्शन पढ़ी है जिनके अंदर क्या होती है, ग्लूकोज क्या सिम्टम देती है, किस चीज़ का एविडेंस देती है, वो रिएक्शंस देखी थी हमने। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट था। तो उसके अंदर हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन इज़ द रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकंड वन इज़ द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप some sugars reduce tolerance reagent and Fehling solution. Reducing these reagent, it indicates the presence of aldehydic group or absence. They do not show any traits with these reagents. अब देखो, हमने ये देखा था, फिर मैंने उस चीज़ को स्ट्रेस भी किया था उस जगह पे, यही कि जो फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज जो होती है उसके अंदर आज हम देखेंगे फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद में भी वो क्या करती है, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर इंक्लूड होती है। उसका रीज़न तो मैंने बता दिया था आपको कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब एक्वा सोल्यूशन में होती हैं, और सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है ना, ऊपर लिखा हुआ है बेस। तो जो बेसिक सोल्यूशन होता है उस बेसिक सोल्यूशन के अंदर जो दोनों शुगर होती है उनके बीच में आइसोमराइजेशन होता है। तीसरी होती है मैनोस। मैनोस इसलिए नहीं बताया था कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन शुगर्स के बीच में जो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें किसी न किसी टाइम फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए वो क्या करती है, लोरी ब्राउन टेस्ट देती है। लोरी ब्राउन टेस्ट यही है, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन एल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन, या बेसिक मीडियम बोल सकते हो, दैट इज़ नोन एज लोरी ब्राउन टेस्ट। फिर ये आती है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर भी देता है रेड पीपीटी विद द फेलिंग सोल्यूशन, कि ग्लूकोज जो होता है वो लोरी ब्राउन टेस्ट देता है। इसके अलावा सिल्वर मिरर देगा व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द टोलेंस रिएजेंट, देन इट गिव्स द पीपीटी ऑफ सिल्वर, दैट इज नोन एज सिल्वर मिरर। While red PPT of Fehling solution is made up of 2 parts. First one, Fehling solution A and B. One is the sodium potassium tartrate and second is the copper sulfate aqueous solution, in which the red PPT forms of Cu2O, cuprous oxide। ये भी पहले हो चुका है। अब देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहाँ से देखें बेस स्ट्रक्चर, आपको उलझना नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। देखो इसमें आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज है उसके अंदर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है। नोमेनक्लेचर में कैपिटल डी और कैपिटल एल। देखो कैपिटल डी और कैपिटल एल का थोड़ा सा जिक्र पहले भी आया था, पर अभी देखें आप गौर से कि कैपिटल डी और कैपिटल एल से मेरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या होता है, रिलेटिव नोमेनक्लेचर होता है। रिलेटिव नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी कंपाउंड को बेस लेकर के ठीक उसी तरीके से नोमेनक्लेचर को रिपीट कर देना। सबसे पहले ग्लिसरैल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर किया था, उसी को बेस लेकर के करते। ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सीक्वेंस के हिसाब से CIP जो रूल होता है, सीक्वेंस के कॉनिंग-गोल्ड प्रीलोग रूल, उसके हिसाब से जिस भी अटैच कार्बन से अटैच, यानी कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि चारों इसकी जो वैकेंसीज हैं वो डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कायरल सेंटर पे प्रेजेंट वो ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, कार्बन से कार्बन अटैच है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से CH2 अटैच है और कार्बन से OH अटैच है, तो वो फंक्शनल ग्रुप या फिर वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, दैट गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है
या फिर वो राइट साइड में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होता है डी और दूसरा होता है एल। माइनरली देखना आप एक बार इस चीज़ को, ये ग्रुप है, इसके ऊपर कौन सा है, लार्जर ग्रुप है। किस साइड में ये लार्जर ग्रुप, ये लार्जर ग्रुप है लेफ्ट साइड में, तो मैं कह रही हूँ एल एल एल, मतलब एल क्यूब बोल सकते हो, लार्जर ग्रुप लेफ्ट साइड देन एल कॉन्फ़िगरेशन। आई रिपीट माई वर्ड्स, इफ लार्जर ग्रुप प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी एल, कि लार्जर ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और इफ़ द लार्जर ग्रुप प्रेजेंट इन राइट साइड देन क्या लिखना है, डी लिखना है। बेस किसको लिया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिया है, ठीक है। सुगर्स का नोमेनक्लेचर करते टाइम ध्यान रखें आप, सुगर्स का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन देख के किया जाता है। देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे CHO। IUPAC के प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट कार्बन कौन सा है, CHO, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पे वो कार्बन जो कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल सेंटर ये है, ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर दो हाइड्रोजन सेम है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल सेंटर का लोकेशन देखो आप, और उस लोकेशन को देख करके डिसाइड करो कि ये ग्लूकोज डी है या फिर एल है। तो लास्ट कार्बन पे लार्जर ग्रुप प्रेजेंट इन राइट साइड, देन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, देन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखो जो लास्ट कार्बन है, ठीक है, सॉरी इसमें गलती से ये कर दिया है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। लास्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। एल ग्रुप इसमें है, इसको मत कर लेना स्ट्रेस, ध्यान से बनाना भाई, ये बाईफोल्टी हो गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन का लोकेशन देखना होता है आपको, ठीक है। वैसे ये मैंने बेसिकली बताया आपको, बाकी आपकी बुक में कहीं पे भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको डी ग्लूकोज ही मिलेगा, एल नहीं मिलता है, क्योंकि 99% शुगर फाउंड इन डी फॉर्म, क्योंकि जो शुगर होती है वो हमेशा डी फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, एल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती। लेकिन फिर भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद किया तो पता होना चाहिए कि एल किस तरीके से बनता है और डी किस तरीके से बनता है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, किस कार्बन को, कि पूरी स्ट्रक्चर में कहीं चेंज नहीं होगा। एक बात और सुन लें कि जब भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रहते हैं, तो आज के बाद में इसको रट लेना कि जब आप स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर रहे हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम इस तरीके से करें, सबसे पहले दो OH ग्रुप एक साइड, फिर H, फिर OH। ये जो सीक्वेंस है ये फिक्स है, OH के सामने H होता है, H के सामने OH होता है, तो ये एक सीक्वेंस आप याद रख लें। जब भी आपको ड्रॉ करना हो इसी मैनर में ड्रॉ करना है। देखो पहले CHO, लास्ट में CH2OH, 4 लाइन करनी है। 4 लाइन पे दो OH ग्रुप, OH, फिर H, फिर OH। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें आपको कहीं कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए आप, नेक्स्ट जो है वो हमारी है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, देखो एक बार साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में यही देख लो कि ये जो कार्बन है वो कौन सा है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ये कार्बन अपना कायरल कार्बन है, और इस कायरल कार्बन के ऊपर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप और ये लास्ट कार्बन जिसकी वजह से D और L फॉर्म बनती है, उसका OH, दोनों आपस के अंदर क्या होते हैं, साइक्लाइज्ड होते हैं। इनके जो साइक्लाइज्ड होने का मैनर होता है उसके अंदर ये क्या करेंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर इसके एक तरफ है H ग्रुप, देन आपको 4 टाइम्स लाइन करनी है, 1 2 3 4, और उसके नीचे ग्रुप है CH2OH। पहला ग्रुप आपको यहाँ रखना है OH, फिर रखना है OH, फिर रखना है H, फिर रखना है OH, OH के अपोजिट में H, OH, H, H। ये आपको बेस स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तो पार्शियली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है और कार्बन पे कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और H के बीच का, H निकल जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, और O पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव। ये H अटैच किससे होगा जाकर के, इससे, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं हो जाएगी क्या, COH, और कार्बन पे भी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो कार्बन के साथ अटैच कौन होगा, O निगेटिव, ठीक है। ये O निगेटिव इसके साथ अटैच हो रहा है,
हो सकता है कि OH ग्रुप रिंग के अंदर की तरफ आ रहा हो और हो सकता है OH ग्रुप रिंग के बाहर की तरफ आ रहा हो। ऐसा होने से दो कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। दोबारा देखो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, लास्ट वाले ग्रुप का क्या है, O और H बॉन्ड, इसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक डाउन होने से निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। O के साथ कौन अटैच हो जाएगा, H, और इसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा ऑक्सीजन के साथ में, ये कार्बन। तो ये एक रिंग बन जाएगी जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम भी कंटेन होगा। तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक बार देखिए आप, इसमें क्या होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप है ना इज बॉन्डेड, सो इट डू नॉट गिव द फ्री CHO ग्रुप रिएक्शंस। कोई बात नहीं है कि साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होगी ना उसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वो फ्री नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो साइक्लिक फॉर्म होती है ना उसमें कुछ टेस्ट नहीं देती। जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है, 2,4-DNP टेस्ट है। इसके अलावा NaH सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट है। ये सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप की प्योरिटी टेस्ट होता है ना। तो आपको याद रखना है कि 2,4-DNP डाइनाइट्रो फिनोल के साथ रिएक्शन नहीं देता और NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है। देखो कैसे होती है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑफ लास्ट कार्बन कायरल कार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्म द हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर। कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो और उसके सबसे लास्ट कार्बन जो कायरल कार्बन है उसका OH ग्रुप आपस में क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देती हैं और उससे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उस रिंग को हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस हेमी एसिटेल के अंदर देखो, हेमी एसिटेल के अंदर क्या हो जाता है कि जो कार्बन था है ना, पहले जो कार्बन था उसकी कंडीशन कैसी थी, C डबल बॉन्ड O, और अब उस पर क्या हो गया, H पहले से था, ये OH हो गया, इधर से ये किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से, और इधर से रिंग से जुड़ा हुआ। तो इस कार्बन के अंदर कायरलिटी आ गई है। पहले तो दो वैकेंसी ऑक्सीजन से थी तो कायरल नहीं था, अब क्या होगी, कायरलिटी आ गई। जिस कंपाउंड में कायरलिटी आती है वो कंपाउंड अपना मिरर इमेज श्योरली बनाएगा। मिरर इमेज बनाने से उसके दो फॉर्म बनते हैं, ये बात क्लियर कर रही हूँ मैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में क्या है, OH ग्रुप है। जब ये इसके साथ अटैच हो रहा है तो उसके दो मैनर हो सकते हैं, है ना। एक मैनर ऐसा हो, तो इसमें क्या होता है जब ये इसके साथ अटैच हो रहे हैं उस लोकेशन में बाकी सारे कार्बन का कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि जो फॉर्मिंग OH ग्रुप हो वो बाहर की तरफ हो सकता है कि जो फॉर्मिंग OH ग्रुप हो वो अंदर की तरफ अंदर। इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द साइक्लाइजेशन देर वी ऑब्टेन टू टाइप कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है कि ये जो OH ग्रुप है इसकी इस तरफ लोकेशन है, तो हो सकता है कि ये OH ग्रुप इस तरफ आ जाए और हो सकता है ये OH ग्रुप इस तरफ आ जाए। इन दोनों ही लोकेशन में तो इसमें दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं, जिसमें एक बाहर की तरफ OH है और दूसरा क्या होता है, रिंग के अंदर की तरफ OH होता है। तो इसकी एक छोटी सी इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप और OH ग्रुप, बाकी देखो HOH HOH, इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर आ रही है, सॉरी ये नहीं, OH HOH है ना। तो इन तीन कार्बन की लोकेशन देखो, OH HOH और दूसरे में भी OH HOH, ठीक है। ऊपर वाले दोनों कार्बन की लोकेशन के बेसिस पे इसकी टू फॉर्म्स देखो। इसकी ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है, OH ग्रुप रिंग के बाहर, बाहर मतलब बे से बाहर, बे से बीटा फॉर्म क्या याद रखना है, बे से बाहर की तरफ, बे से बीटा फॉर्म, ठीक है। इसमें ऐसे अल्फ़ा, ऐसे अंदर की तरफ, तो रिंग के अंदर की तरफ है तो उसको हम अल्फ़ा फॉर्म कहते हैं, और रिंग के बाहर की तरफ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा फॉर्म कहते हैं। कब बनती है, जब साइक्लाइजेशन होता है तो कायरल कार्बन जो होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर मतलब कायरलिटी आने की वजह से दो तरह के आइसोमर बनते हैं, एक होता है अल्फ़ा फॉर्म और दूसरा होता है बीटा फॉर्म। ये अल्फ़ा और बीटा दो फॉर्म होती है, उनको हम कहते हैं एनोमर्स कहते हैं, ठीक है। इस एनोमराइजेशन में देखो ये जो रिंग बन रही है उसके अंदर अपने पास में 6 में तो ये अल्फ़ा और बीटा जो फॉर्म बनती है ना, अल्फ़ा और जो बीटा फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। और ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, तो पहला ही कार्बन कौन है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन विच पॉजेस टू फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म। यानी एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन अपना फर्स्ट कार्बन है जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने से एक फॉर्म बन रही है हमारे पास अल्फा और दूसरी फॉर्म कौन सी बन रही है, बीटा फॉर्म बन रही है,
ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको ये बता रही थी कि जो रिंग जब बन रही है तो इसके अंदर ये तो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला एक कार्बन, 2 3 4 5 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है। ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पाइरेन कहते हैं, है ना। ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसको हम पाइरेन कहते हैं। तो इसकी ग्लूकोज के अंदर ये पाइरेन की जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं पाइरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखो बेटा एक बार पाइरेनोस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मैं आपको, ये तो है, इसके एक बार पॉज कर देती हूँ ताकि आप इसको ईजिली बना पाओ, और मैं रफ पेज के ऊपर आपको बना के बता रही हूँ ये बात। देखो आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखना, मैं ये कह रही हूँ कि आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उस टाइम आप, एक मिनट रुको, ये स्ट्रेस रखो आप, ठीक है। सबसे पहले मैंने बनाया है ये, ठीक है। इसमें इस कार्बन को आप नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको ये नोट करवा दूँ 1 2 3 4 5 देन ऑक्सीजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लाइजेशन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में शो करते टाइम ये वाला पोर्शन हमेशा अपर साइड में होगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। बट ध्यान रखें CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये वाला साइड अपर साइड, ये वाला साइड लोअर साइड में होगा, बट CH2OH ग्रुप हमेशा नीचे की तरफ आएगा। मेरी बात को ध्यान में रखते हुए नोट करवाएंगे मुझे। मैंने ये वाली लोकेशन ड्रॉ कर दी है सबके ऊपर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो मैंने इस स्ट्रक्चर में OH ग्रुप रखा है OH, इसके अपोजिट में है H। नेक्स्ट वाला जो ये H है वो ऊपर आएगा, OH नीचे, तो H ऊपर OH नीचे। नेक्स्ट में OH ऊपर है, H नीचे आएगा। नेक्स्ट वाले में H ऊपर नहीं लेना है, मैंने कहा कि ऊपर कौन आएगा, CH2OH, तो नेक्स्ट वाले का, सॉरी इसका तो लिया ही नहीं अपन ने, H ऊपर और OH नीचे, तो H ऊपर ले लिया, OH नीचे। नेक्स्ट वाले में CH2OH ऊपर H नीचे। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है OH ग्रुप अगर ऊपर की तरफ लटक रहा है ना, तब उसको आप बोलते हो बीटा फॉर्म बोलते हो, ठीक है। एक बार अल्फा और बना के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले H बाहर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है, फिर H ऊपर है, फिर OH नीचे। मैं ये वाली चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। H ऊपर है, OH नीचे, इधर OH ऊपर है, अब तीसरे कार्बन पे H नीचे, फोर्थ कार्बन पे H ऊपर है, OH नीचे, और नेक्स्ट CH2OH ऊपर रखना है, H नीचे रखना है। इसका जो फर्स्ट कार्बन का है OH है वो नीचे लटक रहा है, तो OH नीचे लटक रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर देखते ही नीचे लटक रहा है तो अल्फा बोल दें आप इसको। और OH ग्रुप अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपन बीटा फॉर्म। किस तरीके से ड्रॉ करनी है रिपीट कर रही हूँ। साइक्लिक फॉर्म के अंदर ये वाली जो साइड है, इतनी इतनी ये साइड है, इस साइड को आप अपवार्ड रखोगे, अंदर वाली साइड को नीचे की तरफ रखोगे। इस टाइम ध्यान में रखना है कि लास्ट कार्बन के ऊपर CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा करने से अपन को थोड़ी इजी रहेगी, सारी टर्म्स को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर नोट्स में देखें आप, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाते टाइम OH ऊपर लटक रहा है, देन तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉरी मैंने शायद गलत बना दिया क्या ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। OH ग्रुप अगर ऊपर की तरफ लटक रहा है तो उसको हम बीटा फॉर्म, बिल्कुल सही है, बीटा फॉर्म ही बोलते हैं। और OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ लटक रहा है तो उसको आप बोलते हो अल्फा फॉर्म। एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देख करके खुद बनाना, फिर मैच करना कि वो दोनों इससे मिल रही हैं क्या, ठीक है। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर थी उसको सबसे पहले हावर्थ ने ड्रॉ किया था, इसलिए इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, द पाइरेनस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज द हावर्थ स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है आपसे कि गिव द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उसमें साइक्लाइजेशन दिखाना है, 2 तरह के आइसोमर बनाने हैं, अल्फा बीटा, इन दोनों फॉर्म को आपको सीधा कहाँ दिखाना है, इस पर दिखाना है, ठीक है। जब इतना ही पूछे व्हाट इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये बना के छोड़ देना आपको, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर देन ये बनाना है, और अगर हावर्थ स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये बनाना है। अब देखो इसके अंदर आप लोगों के मेरे हिसाब से आज का काफ़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक, कि आप लोगों को
थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, तो मैं ये चीज़ जो है उसी को रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। देखो, ग्लूकोज लॉरी ब्राउन टेस्ट होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, आइसोमराइज्ड होती है, इस वजह से ये जो रिड्यूसिंग टेस्ट होती है देती है। दूसरा देखो, सिल्वर टेस्ट है, रेड पीपीटी है, हो गया ये। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले किस में फाउंड करे गए थे, ग्लिसरल्डिहाइड में करे गए थे, उसमें लार्जर ग्रुप की सिचुएशन के बेसिस पे किया गया था। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई है, लार्जर ग्रुप लेफ्ट साइड देन एल कॉन्फ़िगरेशन, इफ़ लार्जर ग्रुप राइट साइड देन डी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना। लेफ्ट साइड है लार्जर ग्रुप है देन एल, और अगर राइट साइड है तो उसको आप क्या लिखोगे, डी। सुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लास्ट कैरियल कार्बन पे जाओगे और लास्ट कैरियल कार्बन पे OH ग्रुप की लोकेशन देखोगे, राइट साइड में है तो डी लिखा है, लेफ्ट साइड में है तो क्या लिखा है, एल। ये मैंने बाईफोल्ड कर दिया था, इस मिस्टेक को आप ठीक कर लेना बेटा। ये लोकेशन नहीं दिखाना चाह रही हूँ, कौन सी लोकेशन देख रहे हैं हम, इस कार्बन वाली लोकेशन देख रहे हैं, वो गलती से ट्रैश हो गया है। मोस्ट ऑफ सुगर्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, डी फॉर्म में होती हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि साइक्लाइजेशन के टाइम में कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा लास्ट कार्बन की OH ग्रुप के साथ में, जिससे साइक्लाइजेशन होता है। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, इसलिए कुछ टेस्ट होते हैं वो नहीं दे पाता, जैसे 2,4-DNP टेस्ट है, इसके अलावा जैसे NaHSO3 के साथ टेस्ट है ये वाले। फिर साइक्लाइजेशन से इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके अंदर कायरलिटी आती है, उसकी वजह से दो आइसोमर बनते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये अल्फा बीटा दोनों क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर के टाइम में मैंने ये बोला है कि ये वाला पोर्शन ऊपर आता है, ये वाला पोर्शन नीचे आता है, बट इसमें स्पेशली ध्यान रखना है CH2OH ग्रुप ऊपर आना चाहिए। ये कुछ इंडिकेशंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप इस को देखोगे। मेरे हिसाब से मैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना लेक्चर जो होती है उसको यहीं ड्रॉप करती हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। पहले आप नोट्स बनाएं और फिर उसको बहुत फाइन तरीके से बार बार देखें ताकि ये क्लियर रहे। थैंक्स बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।